नमस्कार, मैं सरोज कुमार पांडे आपको क्लास 11th बेस्ड बायोलॉजी का सेल साइकिल चैप्टर में से सेल डिवीजन आपको समझाने आया हूं। सेल डिवीजन में स्पेशली माइटोसिस प्रोसेस समझाने आया हूं। ठीक है, इससे पहले कि ये चैप्टर शुरू करो, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर जो बच्चे हैं बायोलॉजी को रटते हैं। आप रटेंगे नहीं, यहां पे आप पार्टिसिपेट करेंगे। बायोलॉजी में आप वो बातें इस तरह से बताएंगे जैसे वो आपकी अपनी बातें हैं। अपने शरीर के बारे में आप बताने जा रहे हैं, अपने सेल्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जब सेल की बात आ रही है, बॉडी की बात आ रही है, तो एक छोटी सी बात बताता हूं कि जो पूरी बॉडी है, सारी बॉडी सेल से बनी हुई है। इसमें मैक्सिमम जो सेल हैं वो सोमैटिक सेल है। कौन से हैं? सोमैटिक सेल, यानी इसे आप डिप्लॉयड सेल भी बोलते हैं। और कुछ सेल रिप्रोडक्टिव सेल हैं, ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे ओवरी और टेस्टिस में। तो यानी रिप्रोडक्टिव सेल में जो सेल डिवीजन होता है वो मेयोसिस प्रोसेस से होता है, और रेस्ट ऑफ द बॉडी में जो सेल हैं, सोमैटिक सेल और डिप्लॉयड सेल, इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो माइटोसिस प्रोसेस से होता है। अब हमारा मेन टॉपिक ये है आज का, माइटोसिस। तो माइटोसिस क्या है? राइट, माइटोसिस एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम से, रेप्लिकेटेड मतलब ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बार बार रिपीट होता है। माइटोसिस एक सेल डिवीजन का प्रोसेस है जो बार बार सेम फॉर्मूले पे रिपीट होता है। इसमें सेपरेट किया जाता है, जैसे कोई एक सेल है, राइट, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियाई, और यानी ये क्या है? ये जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो यानी सेपरेट फ्रॉम वन न्यूक्लियाई, एक न्यूक्लियाई से इसको क्या किया जाएगा? ये दो बन जाएंगे, यानी ये न्यूक्लियाई वन न्यूक्लियाई से टू न्यूक्लियाई हो जाएगा। माइटोसिस में जो सेल डिवीजन होता है वो कैसा होता है? इक्वेशनल डिवीजन होता है। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब आप मैथ्स में जानते होंगे, देखें, सुना है, LHS इक्वल टू RHS। इक्वेशनल डिवीजन वो डिवीजन होता है जो अपने नंबर को हर बार मेंटेन रखता है। जेनेटिकल आइडेंटिकल को यानी टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हमेशा मेंटेन रखता है। तो ये माइटोसिस प्रोसेस समझने से पहले हम दो तीन टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं जो हमेशा इसे सॉल्व करने में काम आएगा। पहला नाम आता है क्रोमोसोम्स का और क्रोमेटिड का। तो देखिए, जैसे ये एक सेल है, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, राइट। ये जब बाहर निकलेगा तो कंडेंस फॉर्म में क्या बन जाएगा? क्रोमोसोम्स बन जाएगा। तो यहां पे हम थोड़ा क्रोमोसोम की चर्चा कर लेते हैं। किसी भी एक सेल में क्रोमोसोम्स कितने हैं? एक सेल में क्रोमोसोम्स की जो संख्या है वो 46 है। ये क्रोमोसोम्स एक्स शेप में बॉडी में है, ठीक है, बॉडी के सेल में 46। क्रोमेटिड यानी क्या है? वो क्रोमेटिड है हाफ डुप्लीकेट और कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। यानी क्रोमेटिड क्या है? ये क्रोमोसोम्स का ही डुप्लीकेट और कॉपी है, ठीक है, या फिर आप इसे ये कह सकते हैं अमाउंट ऑफ DNA। तो इसमें एक छोटी सी बात ये बताता हूं कि क्रोमोसोम्स तो 46 है और क्रोमेटिड की संख्या कितनी है? 92। इसकी संख्या 46 और ये सेल में एक सेल में 46 पाए जाते हैं और 23 पेयर में, और इसकी संख्या है 92। ठीक है, अब देखिए, एक सेल में अगर मैं DNA की लंबाई बताऊं तो कितना होता है? 6 फीट। ठीक है, और पूरे बॉडी में सेल मिनिमम जो है 10 ट्रिलियन है। कितने हैं? 10 ट्रिलियन सेल हैं, 10 ट्रिलियन सेल हैं। तो इस तरह से अगर मैं पूरे बॉडी के सेल में से DNA की लंबाई निकालता हूं तो कितनी आती है? लगभग कितनी आती है? 10 बिलियन माइल। पूरे DNA की लंबाई बॉडी में 10 बिलियन माइल है। ये आपको मैंने एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। क्रोमोसोम्स किस शेप में पाया जाएगा? एक्स शेप में। और किस शेप में पाया जाएगा? एक्स शेप में। क्रोमेटिड किस शेप में? आप इसे वाई कह सकते हैं या फिर आप इस शेप में कह सकते हैं, है ना। ये ऐसे भी लग रहा है ना कि जस्ट हाफ है, तो आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि हाफ डुप्लीकेट और कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, इसे अमाउंट ऑफ DNA भी कहते हैं। तो अब मैं आपको माइटोसिस का पूरा प्रोसेस बताता हूं। 4 फेज में, 4 चरणों में ये होता है। ओके, तो अब आप देख रहे हैं कि माइटोसिस का सेल डिवीजन होने लगा है।
तो ये पहला फेज है, पहला फेज का नाम है प्रोफेज, फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन बिफोर मेटाफेज। यानी माइटोसिस का जो सेल डिवीजन हो रहा है तो पहले फेज को हम क्या कहते हैं, प्रोफेज कहते हैं। इस फेज में क्या होता है, जैसे देखिए ये एक सेल है, सेल में चारों तरफ क्या है, साइटोप्लाज्म है, और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है, इसके अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर होने लगता है, मतलब ये डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, हट जा रहा है, ठीक है। ये लीजिए सेल ऑर्गेनल्स, जिसे हम सेल वेसिकल्स भी कहते हैं, ये भी डिसॉल्व हो जाता है, किसमें, साइटोप्लाज्म में। यहाँ पे साइटोप्लाज्म है ना, तो जितने भी जो सेल ऑर्गेनल हैं ये सब डिसॉल्व हो रहे हैं। इसको सेल वेसिकल, जो सेल वेसिकल है, ठीक है, सेल वेसिकल क्या हो रहा है, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो रहा है। सेल वेसिकल का मुख्य कार्य क्या था, वर्क फंक्शन, मेन काम क्या था, वर्क फंक्शन मेंटेन इन सेल, सेल के अंदर जितने भी जो कार्य होते हैं उसको वो मेंटेन करता है, उसको वो मेंटेन करता है, कौन, सेल ऑर्गेनल्स। तो ये सब डिसॉल्व हो गए हैं, क्या बचा है यहाँ पे, जो ये जेनेटिक मटेरियल है, अब ये बाहर आ रहा है, लिक्विड फॉर्म में है। जेनेटिक मटेरियल जब ये बाहर आ रहा है, कम्स इन कंडेंस फॉर्म, तो ये जब बाहर आता है तो क्या हो जाता है, कंडेंस फॉर्म में हो जाता है। कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम्स बन जाता है, कंडेंस फॉर्म में ये क्रोमोसोम्स है, अब ये विजिबल दिखने लगा है, ठीक है। और ये किस शेप में हो जाता है, ये एक्स शेप में हो जाता है, राइट। और ये बीच में क्या है, बीच में ये है सेंट्रोमियर है, क्या है, सेंट्रोमियर, और यहां पे ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसे काइनेटोकोर कहते हैं। अब आप समझिए यहां पे सेंट्रियोल्स बचे हैं, ये जो सेंट्रियोल्स हैं, ठीक है। अब इसमें से फाइबर निकलना शुरू हो जाता है, फाइबर निकलना शुरू हो जाता है, और ये मूव होते हैं, ये मूव होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल की ओर, ठीक है। यानी ये यहां की ओर जा रहा है, ये यहां की ओर जा रहा है, ठीक। तो ये मूव होने लगते हैं, और मूव होने के बाद अपने अपने पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, यानी नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे पहुंच जाते हैं। इस फेस में ये सिर्फ मूव होते हैं, नेक्स्ट फेस में हम दिखाएंगे कि ये उस फेस में पहुंच चुके हैं। लेकिन ये जो फाइबर निकल के आ रहे हैं, अब इसी को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर, क्या कहते हैं इसको, स्पिंडल फाइबर। ये आपका प्रोफेस, फर्स्ट फेस कंप्लीट होता है। इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनल हैं, जिसे हम सेल वेसिकल भी कहते हैं, जो डिसॉल्व हो गए हैं, किसमें डिसॉल्व हो गए हैं, साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो गए हैं। एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स, गोल्गी एपर्चर्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम्स, ये सब साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो गए हैं। तो ये था प्रोफेस का, ओके। आइए, ये है माइटोसिस का मेटाफेज यानी सेकेंड फेज। इसमें क्या होता है, जैसा कि आपको पहले बताया था कि सेंट्रियोल्स जो है नॉर्थ पोल में आ चुका है और साउथ पोल में, यानी फर्स्ट फेज में वो मूव हो रहा था अपोजिट पोल के लिए, ठीक है, अपोजिट पोल के लिए मूव हो रहा था। अब ये सेकेंड फेज में ये नॉर्थ पोल पहुंच चुका है और साउथ पोल पहुंच चुका है। इससे जो फाइबर्स निकले हैं, इससे जो फाइबर्स निकले हैं वो जाके, देखिए ये क्या है, ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स में इधर क्या है, सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर में इधर ना हुक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये हुक लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्या कहते हैं, काइनेटोकोर कहते हैं, क्या कहते हैं, काइनेटोकोर, ये ई है, काइनेटोकोर, ठीक है। तो ये जो ये आपका जो सेंट्रियोल्स है, स्पिंडल फाइबर, जो फाइबर आया है, ये आके किस पे अटैच हुआ है, किससे फंसा है, काइनेटोकोर से। और यहां पे क्या है, यहां पे सेंट्रोमियर है, ये है सेंट्रोमियर, यहां पे सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर में काइनेटोकोर का हुक है, जिसमें स्पिंडल फाइबर का फाइबर आके फंसा हुआ है। अब ये पूरे इसमें फंसे हैं, ठीक है, ओके, इसमें अटैच हो गया है, जिसे आप अटैच वर्ड बोलेंगे। अब क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे सिकुड़ता है और इसको अपनी तरफ खींचता है, इसको अपनी तरफ खींचता है, यानी नॉर्थ पोल की तरफ, और ये साउथ पोल की तरफ खींचता है। इस तरह से एक फोर्स का अट्रैक्शन बनता है, ये खींचते हैं, ठीक है। अब आगे चलकर ये डिवाइड होने वाले हैं, क्योंकि ये इक्वेटोरियल प्लेट में सेट है, यानी मेटाफेज प्लेट में और इक्वेटोरियल प्लेट में ये सेट हैं, तो इसलिए इनका इक्वली डिवाइड होगा। मेटाफेज में ये फेज आपका कंप्लीट होता है। ये माइटोसिस का थर्ड फेज है, एनाफेज। यहां पे आप ये देख रहे हैं
कि जो आपका सेंट्रियोल्स है जिसमें फाइबर निकला था, फाइबर निकला है और इसने फोर्स लगाया था, तो फोर्स लगाने के कारण से एक अट्रैक्शन हुआ, और उस अट्रैक्शन के कारण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से जो क्रोमोसोम्स है, वो कहां से टूट गया है, सेंट्रोमियर से इक्वल डिवाइडेड हो गया, यानी स्प्लिट हो गया है। ठीक है, तो ये जो फाइबर ने जो फोर्स लगाया था, तो इससे इसने इसको खींच लिया। जब आप किसी को खींचते हैं, या थोड़ा सा ऐसा फील कीजिए कि कोई छाता लेके कोई कूदता है, जंप लेता है, या कोई कपड़ा लेके या पैराशूट कोई देखे, तो भारी चीज क्या रहेगी, नीचे रहेगी, और हल्की चीज क्या रहेगी, ऊपर। ठीक है, तो इसको कौन खींच रहा है? जब कोई नीचे की ओर खींचेगा तो ये ऐसे होगा, जब कोई ऊपर की ओर खींचेगा तो ये कैसे होगा, ये ऐसे होगा। तो आप देखिए यहां से ये खींचा जा रहा है, स्पिंडल फाइबर बाय फाइबर मेकिंग फोर्स, ये इसको खींच रहा है, तो ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर आ रहा है। यहां पे आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि सेंट्रोमियर जो है स्प्लिट हो गया है, इक्वली डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका एनाफेज प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसा कि अब एनाफेज के बाद नेक्स्ट फेज आता है टेलोफेज। टेलोफेज से पहले आपने देखा था कि यहाँ पे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे जो सेंट्रियोल्स थे जिनमें फाइबर निकला हुआ था, यानी स्पिंडल फाइबर ने क्या किया था कि उनको तोड़ के आपस में स्प्लिट करके, सेंट्रोमियर से स्प्लिट करके अपने पास खींच लिया था। ठीक है, अब टेलोफेज में ये नॉर्थ पोल के पास और साउथ पोल के पास पहुंच गए हैं। कौन? जो सेंट्रोमियर से टूटे हुए थे क्रोमोसोम्स, ठीक है, ये पहुंच गए थे, अब नॉर्थ पोल के पास पहुंच गए। यहां पे क्या होने लगा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनने लगा है, न्यूक्लियर एनवेलप असेंबल अराउंड क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसके आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना शुरू हो गया है, और जो इसके सेल के जो कंपोनेंट्स थे, वेसिकल्स थे, वो भी रिफॉर्म होने लगे हैं, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्गी एपर्चस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम्स एटसेट्रा, ये सब अब बनने लगे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे जो इसका क्रोमोसोम्स है, नॉर्थ पोल के पास आने से, साउथ पोल के पास आने से इसका डिफ्यूजन अभी भी है। हालांकि मैंने पहले आपको ऐसे करके आपको क्रोमोसोम्स दिखाया था, अब ये नॉर्थ पोल साउथ पोल के पास आ गए, इनका डिफ्यूजन अभी भी है, इसलिए मैं इसको इस शेप में दिखा रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे ये लाइन क्लियर हो रही है, द क्रोमोसोम्स आर एट द पोल्स एंड बिकमिंग मोर डिफ्यूज। अब यहां जो साइड में जो लिक्विड है, साइटोप्लाज्म में बी डिवाइडिंग, ये भी साइटोप्लाज्म भी अब बटेगा, यानी कोई सेल है जो ऐसे है, अब वो कैसे होगा, ऐसे होगा, इस फॉर्म में ये बटेगा। तो साइटोप्लाज्म भी आपका बटने जा रहा है। साइटोप्लाज्म में बी डिवाइडिंग आफ्टर टेलोफेज, टू डॉटर सेल प्रोड्यूस। टेलोफेज में ये स्ट्रक्चर बन चुका है, अब ये टू डॉटर के रूप में प्रोड्यूस हो जाएगा। इस तरह से आपका माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन अब मैं आपको इसमें वो क्वेश्चंस बताऊंगा जो नेट प्रिपरेशन के बेस पे, तो अभी कुछ टेक्निकल टर्म्स में आपको समझाता हूं। ओके, तो देखिए, अभी तक आपने माइटोसिस प्रोसेस में आपने सेल डिवीजन सीख लिया। ठीक है, कि सेल डिवीजन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज में कैसे सेल डिवीजन होता है। अब थोड़ा हम ये जानना चाहते हैं कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो आप थोड़ा दो चीजों पे ध्यान दीजिएगा। एन का मतलब है यहां पे डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सी का मतलब है यहां पे क्रोमेटिड, सी का मतलब है क्रोमेटिड, यानी अमाउंट ऑफ डीएनए। इसे आप ये भी कह सकते हैं, ये मीनिंग है इसका, हाफ डुप्लीकेट और कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। तो देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा ये बता देता हूं कि आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये एक क्रोमोसोम्स बनने जा रहा है, क्रोमोसोम्स, ये कंप्लीट एक पूरा कंप्लीट फिगर है, तो इसको आप एक क्रोमोसोम्स में मानेंगे। ठीक है, और आप इस पे ये कह सकते हैं कि जैसे यहां पे क्या है, सेंट्रोमियर है। ठीक है, ये है। और अगर जब मैं बात करूं क्रोमेटिड का, तो क्रोमेटिड में आप ये कह सकते हैं ये वाला पार्ट जो है क्या है, क्रोमेटिड का है, या आप ये देखेंगे ये पार्ट भी क्या है, क्रोमेटिड का है। यानी हाफ पार्ट आपका ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका हाफ पार्ट है। ठीक, लेकिन जब मैं बोलूंगा कि कंप्लीट फिगर दिख रहा है, तो कंप्लीट ये भी दिख रहा है, कंप्लीट ये भी दिख रहा है, कंप्लीट ये भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसको आप कंप्लीट को क्रोमोसोम सी काउंट करेंगे। ठीक, ये भी क्रोमोसोम सी काउंट करेंगे। तो
ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं? ऐसा इसलिए बता रहा हूं कि जब आप फिगर में आप कैसे जज करेंगे, क्योंकि रटना नहीं है आपको, मैंने पहले बताया था कि आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ इस टेक्निक को समझना और देखना है कि कैसे हम इसको यूज करेंगे। तो देखिए, ये है, इसमें मैं ये ले रहा हूं, ये देखा हमने, ये एक सेल है, सेल में जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो किस रूप में होता है? 2n के फॉर्म में होता है, 2n के फॉर्म में होता है। और इसमें क्रोमेटिड, नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना है? तो पहले हम ऐसे देखते हैं क्रोमोसोम्स के बारे में, ठीक है। आपको कंप्लीट फिगर कितना दिख रहा है? 1 2। तो क्रोमोसोम्स यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? 2n है, आपने ऐसे याद कर लिया। और अब आप देख रहे हैं कि क्रोमेटिड, हाँ क्रोमेटिड कितना है? तो आप ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 का हाफ कर दीजिए, 8 का हाफ कर दीजिए। क्यों? क्योंकि हाफ डुप्लीकेट और कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स है। तो क्रोमोसोम्स को आप लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ कर दिया तो 4 हो गया, 4, ये 4 क्रोमेटिड। तो ये किसका हो गया? प्रोफेज का। किसका हो गया? प्रोफेज का। अगर आप अब आप प्रोफेज के बाद अब आप किस पे जा रहे हैं? प्रोफेज के बाद आप जा रहे हैं मेटाफेज पे। मेटाफेज पे जैसा कि ये इक्वेटोरियल प्लेट बन जाता है, इस पे ये देखिए, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीट फिगर, यहां पे सेंट्रियोल्स है, स्पिंडल फाइबर किससे कनेक्ट है? काइनेटोकोर से कनेक्ट है, और ये ऊपर की ओर खींच रहे हैं, ये नीचे की ओर। हालांकि अभी इसमें इसकी जरूरत नहीं है। आपसे पूछा गया है कि इसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है? 1 2। कंप्लीट फिगर कितना दिख रहा है? 1 2। n यहां पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को, ठीक है। और इसमें क्रोमेटिड की कितने नंबर है? तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ कितना हो जाएगा? 4 सी। कई लोग ऐसा भी गिनते हैं 1 2 3 4, ये है ना। मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप पूरा गिन लीजिए, उसका हाफ कर लीजिए। नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि ये क्या है? ये क्रोमोसोम्स है और ये उसका क्रोमेटिड है, ये क्रोमोसोम्स है, ये उसका क्रोमेटिड है ना। तो आप ऐसा नहीं कीजिए, आपको जो मैंने ये बताया है कि आप कंप्लीट फिगर को क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम्स बोलेंगे, और जो उसका ये जो हाफ है ना, इसकी पूरी काउंटिंग करके उसको हाफ कर दो, तो क्या बन जाएगा? ठीक है, इसका नंबर आ जाएगा, क्रोमेटिड का नंबर आ जाएगा 4C। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ 4, यानी नंबर ऑफ क्रोमेटिड। यहां पे भी देखिए, यहां पे भी सेम है, कंप्लीट फिगर क्रोमोसोम्स का और क्रोमेटिड का आपने पूरा काउंट किया, उसका हाफ कर दिया, तो ये बन गया आपका मेटाफेज। ठीक है। अब आप इसमें देखिए, मेटाफेज के बाद आता है एनाफेज, ठीक है। एनाफेज में क्या है? एनाफेज में आप देखिए, क्योंकि ये अब यहां से स्प्लिट हो चुका है, तो स्प्लिट हो चुका है, तो यहां पे देखिए ये जब ऊपर की ओर जा रहा है तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, राइट। और ये नीचे की ओर आ रहा है तो ये ऐसे होगा, ठीक है। ये स्पिंडल फाइबर से कनेक्ट होगा, ठीक है। उसमें भी लाइन आप दिखा सकते हैं। हाँ, अब आप इसमें ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ डिप्लॉयड, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, कंप्लीट फिगर कितना दिख रहा है? 1 2 3 4, तो आपने लिखा 4n, और आपको क्रोमेटिड की संख्या कितनी दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का हाफ कितना हुआ? 4C। तो दोनों में 4 दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? टेट्रापोलाइड हो गया। क्या हो गया? टेट्रापोलाइड, क्योंकि दोनों में 4 4 दिख रहा है। तो ये हो गया आपका प्रोफेज के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। अब हम एनाफेज के बाद चलते हैं टेलोफेज पे। टेलोफेज पे भी आप देखिए, अब यहां पे ये बनने लगा था,
मेम्ब्रेन बन गया था, लेकिन क्रोमोसोम्स का डिफ्यूजन था, इसलिए क्रोमोसोम्स का ये रूप आ गया। ठीक है, अब ये डिवाइड होगा तो 2 सेल बन गए हैं इसके, राइट। ठीक है, अब आप देखिए ये टेलोफेस है, इसका डिवाइड होके 2 सेल में आ गया है ना। तो मैं अगर ये पूछता हूं कि इसमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, तो आप बोलेंगे 1 2, कंप्लीट फिगर है ये, तो आप बोलेंगे 2n। और जब मैं ये पूछता हूं कि क्रोमेटिड कितना है, अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। ठीक है, 4 का हाफ कितना होगा, 2, तो ये हो जाएगा 2c। इसमें भी सेम है, आप इसमें ऐसे इसको जरूर दिखाइएगा। क्रोमोसोम्स कितना है, 1 2 2n, और इसमें क्रोमेटिड कितना है, 1 2 3 4, 4 का हाफ 2, तो यानी कितना हो गया, 2c। अब क्वेश्चन ये बनता है कि आपने, ये टेलोफेस है, क्वेश्चन ये बनता है, देखिए प्रोफेस में आपका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना था, 2n, और टेलोफेस में भी जो क्रोमोसोम्स की संख्या है कितनी है, 2n है, सेम है, यानी डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रोफेस और टेलोफेस में सेम होता है। लेकिन जब हम क्रोमेटिड की बात करते हैं, तो प्रोफेस में क्रोमेटिड अमाउंट ऑफ डीएनए कितना है, 4c है, और जो टेलोफेस में आके हाफ हो जाता है, हाफ डुप्लीकेट, यानी ये क्या हो जाता है, क्रोमेटिड यहां पे हाफ हो गया है। इस तरह से आप टैली कर सकते हैं और माइटोसिस के प्रोसेस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये जरूर समझ में आया होगा। आप इस टेक्निक को अलग प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं, अलग नंबर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। ये समझाने का एक हिंट, एक छोटा सा तरीका था। थैंक यू।